सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है। आपको ये बता दें कि सुरक्षा बलों को इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जो कि अब तक जारी है। वहीं सोर्सेस के अनुसार आतंकी जाकिर गनई और लतीफ भट्ट के मारे जाने की खबर है। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी घेरे। आपको बताते चलें कि यहां पर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल हैं और शोपियां में दरअसल आपको बताते चलें 2 आतंकियों को घेर लिया गया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और सुरक्षा बलों को इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की दरअसल सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान चलाया गया। आतंकियों ने फायरिंग शुरू की, जो कि अभी तक जारी है और सूत्र बता रहे हैं कि आतंकी जाकिर गनई और लतीफ भट्ट के मारे जाने की भी खबर है। और देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच का अब अयोध्या से दिल्ली तक असर दिखने लगा है। कल अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक दोपहर 3 बजे मणि रामदास छावनी में होने वाली इस बैठक में ट्रस्ट से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक का एजेंडा भी सामने आया है, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार सबसे प्रमुख मुद्दा है। इसी बीच खबर यह है कि चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच के बीच विश्व हिंदू परिषद ने बैठक की जगह अयोध्या से बदल करके दिल्ली कर दी है। सूत्रों के मुताबिक वीएचपी कल होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के नतीजे पर नजर रखे हुए है। विवाद के बीच देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा अपना इस्तीफा दे चुके हैं। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। वसई और नवी मुंबई के कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मुंबई में भी तेज बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। शिवाजी पार्क इलाके में जलभराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोनावला घाट में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ियां झरने में तब्दील हो गई हैं। कई जगहों पर घना कोहरा भी दिखाई दिया है। महाराष्ट्र में अगले 3 दिनों तक बारिश आफत बन सकती है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जबकि 4 से 6 जुलाई के बीच कई इलाकों में भारी से अत्यधिक बारिश की आशंका जताई गई है। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने की अपील की। यूरोप इस समय भीषण हीट वेव की चपेट में है। फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में रिकॉर्ड तोड़ तापमान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। फ्रांस के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। स्पेन के कई शहरों में भी तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी हैं। कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। जर्मनी में जारी हीट वेव से हालात बद से बदतर हो गए हैं और यहां पर 40 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर पहुंच गया है। स्कूल, हॉस्पिटल्स और बुजुर्गों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूरोप में गर्मी का सबसे बड़ा रीजन अफ्रीका से आने वाली गर्मी और शुष्क हवाएं और हीट डोम जैसे हालात हैं। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी इस समय भीषण हीट वेव की चपेट में है। देश के कई हिस्सों में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि कुछ इलाकों में इससे भी अधिक गर्मी दर्ज की गई है। बढ़ते तापमान का असर केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि नदियों के जलस्तर, कृषि उत्पादन और ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार नहीं थमी तो यूरोप में ऐसी भीषण गर्मी भविष्य में और अधिक गंभीर रूप ले सकती है। मोतिहारी से बड़ी खबर, बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक को रौंद दिया। एक व्यक्ति की इस घटना में मौत हो गई, दूसरा घायल है। बताया जा रहा है कि गाड़ी पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बोर्ड लगा था। अरेराज के जनरेवा की घटना है। बेतिया हाजीपुर SS 74 पर यह हादसा हो और देर रात की घटना बताई जा रही है। हालांकि ये गाड़ी किसकी है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जो सांसद की गाड़ी है, पता ना कौन सा सांसद है, तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो रुतबा के साथ ये सांसद के गाड़ी के वहाँ जो ड्राइवर बोल रहा था कि ठोकर मारने के बाद भी बोल रहा है क्या कि सांसद की गाड़ी है, जो उखाड़ना तुमको उखाड़ लेना है। गाड़ी का आप कंडीशन देख सकते हैं, वीडियो में आप जो देखे हैं गाड़ी कंडीशन देख सकते हैं, पूरा ऑन द स्पॉट आदमी को उसको मतलब खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है कि जो सांसद की गाड़ी है, जो उखाड़ना तुम उखाड़ लो। कौन कितने लोग थे वहाँ पे? देखिए एक ही आदमी था, वो भी पी के पूरा मतलब है कि पूरा फ्लैट था, गाड़ी चला रहा था, पी के पूरा फ्लैट था।
आरा से खबर है। जिले के बेहिया थाना क्षेत्र स्थित बेहिया चौरस्ता 4 लेन पर सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार की ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 पुरुष एक महिला समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग नोएडा से देवघर जा रहे थे। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की अगर माने तो ओवर स्पीड के कारण यह हादसा हुआ है और गाड़ी सीधे कंटेनर में जा घुसी। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से गाड़ी काफी तेज स्पीड में ट्रक से टकरा गई और उसके परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि मृतक नोएडा से देवघर जा रहे थे, तभी बेहिया चौरस्ता के पास में यह हादसा हो गया। मृतक देवघर के बताए जा रहे हैं। खबर जहानाबाद से, जहां शनिवार को हुई गोलीबारी में घायल धीरज कुमार की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई और मौत से पहले धीरज ने वीडियो में अपना बयान दर्ज कराया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है अवैध बालू खनन और ट्रांसफार्मर चोरी के विवाद को लेकर के घोसी और हुलासगंज थाना क्षेत्र के 2 गांवों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पहले सदर अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। वहीं एक की मौत हो गई। विजय के भाई गोली मार दिया है। नवादा से खबर है। मासूम की हत्या के बाद बवाल हुआ। गुस्साई लोगों ने सड़क जाम किया। काशीचक बौरी रोड को जाम कर दिया गया। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। मौके पर पहुंची कई थाने की पुलिस। तालाब से 6 साल के बच्चे का शव मिला। इसके बाद ही बवाल शुरू हो गया। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के राज्य खाद्य निगम गोदाम में औचक निरीक्षण के दौरान बड़ी अनियमितता सामने आई है। जांच में पीडीएस के लाभार्थियों के लिए रखे गए अनाज की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई। कई बोरियों में सड़े और कीड़े लगे हुए अनाज मिले। जनप्रतिनिधियों ने अच्छे अनाज की हेराफेरी का आरोप लगाया है। वहीं अधिकारियों का कहना यह है कि खराब अनाज कालाबाजारी से जब्त किया गया था। मामले के सामने आने के बाद से जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। ये गोदाम का निरीक्षण करने आए थे, क्या आपने देखा है, क्या पाया है? फिर देखे हैं कि गोदाम में माल भी बहुत कम है और रद्दी माल ज़्यादा है जो उसमें यूज किया जाता है, दोनों को मिलावट करके दिया जाता है। इससे पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है। क्या शिकायत मिली थी आप लोगों को? शिकायत यही है कि माल समय पर नहीं देते हैं लोग और रद्दी माल पंचायत में पहुंचाते हैं। इसके लिए जितना पब्लिक है वो दुखी है। ये सरासर गलत है। हमारे पास कुछ जो बोरे पड़े हुए हैं वो बोरे जब्ती का है। वो एसएफसी का और भारत सरकार का चावल नहीं है। बिहार सरकार का चावल वो नहीं है। वो बस हमारा रखा हुआ है। किसी समय में वो पकड़ा गया था, पैकिंग भी नहीं हुआ है उसका, कालाबाजारी में पकड़ा गया था। उसको वहाँ पे बस रखा गया है और समय समय पे उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। वो पेरिशेबल प्रोडक्ट होता है, वो तुरंत खराब हो जाएगा। यदि आप खाने की चीज़ को बहुत देर तक किसी एक जगह पे छोड़ देंगे तो धीरे धीरे खराब होने लगता है, सड़ने लगता है, उसमें पिल्लू आ जाती है और एक अपरदन की प्रक्रिया होती है, इसमें धीरे धीरे वो मिट्टी बनने लगता है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है। मौत के बाद एनएच पर जमकर हंगामा हुआ। घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। गोपालपुर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शव के साथ एनएच 227 को जाम कर दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। लोगों को समझाने में प्रशासन जुटा है। मुजफ्फरपुर से यह खबर है। इथेनॉल प्लांट में आग से हड़कंप मच गया। मोतीपुर के मोरारपुर स्थित प्लांट में आग लगी। भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज में अफरा तफरी मच गई। सायरन बजने से इलाके में हलचल बढ़ी। कर्मियों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। तुरंत ही कार्रवाई करके आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग से किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। बात करते हैं कैमूर की, जहां कुदरा प्रखंड के नसेज गांव में पिछले 4 साल से जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। गांव की सड़क और नालियां खराब होने की वजह से कई जगह घुटने भर पानी जमा रहता है। ग्रामीणों का कहना यह है कि उन्होंने कई बार सांसद, जिला प्रशासन और प्रखंड अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। करीब 2700 मतदाताओं और 400 घरों वाले इस गांव के लोग इसी रास्ते पर निर्भर हैं। बच्चे रोज गंदे पानी से होकर के स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने जल्द ही समाधान की मांग की है। 2023 से है हम लोग का और उससे पहले का भी है समस्या। पानी का निकास का जो समस्या है वही, और समस्या नहीं है पानी का निकास का, इसलिए कि पानी का निकास के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में जगह है और 2023 से काम लगा हुआ है। एक बार आया था ये वीडियो, हम लोग बोले थे तो एक मेरे मित्र को पकड़ कर ले गया वीडियो को, इसको पकड़ो और ले जाओ।
थाना में ले गया गया और वहाँ से 2000 रुपया हम लोग से लिया गया और लेकर कहा गया कि हम लोग तुम लोग का गर्मी शांत हो जाएगा। अब बताइए कि हम लोग समस्या को हटाने के लिए सब कर रहे हैं और गर्मी समस्या है कि हमारा आवागमन बाधित है। बीवी बच्चे बूढ़े लोग आ नहीं पाते हैं, गाड़ी घोड़ा नहीं आ पाता है। कोई आता है बीमार हो जाता है रात में तो टांग कर ले जाना पड़ता है। स्थिति है। क्यों ऐसा स्थिति हुआ है? पानी से नली बन रहा है, बहुत दिनों से नली कंप्लीट नहीं हो रहा है। साथ साथ ओरी के पानी बनेरी चढ़ाया जा रहा है। जहाँ 1 रुपये की जगह 10 रुपया खर्च है उसको किया जा रहा है और जहाँ 10 रुपये की जगह 1 रुपया खर्च है उसको नहीं बनाया जा रहा। आप लोगों का गांव तो नसेज है सर जी, दिक्कत है कि जनता की इतना प्रॉब्लम है कि पानी भर जाने से कहाँ पानी भर जा रहा है? अथी रोड पर। अच्छा, पानी भर जाने क्या दिक्कत हो रही है? आवागमन बाधित है सर। 23 से काम लगा हुआ है, आज तक फाइनल नली का नहीं हुआ। नली का ही पानी गली रोड पर जाता है, रोड का पानी नली में नहीं जाता है। आज तक नली फाइनल नहीं किया गया। इसको लेकर के कहीं आप गुहार लगाएं अधिकारी के पास? हाँ सर। खबर नालंदा से, जहां नूरसराय प्रखंड के डोहिया में शांतामणि पेपर मिल्स एलएलपी की विस्तार परियोजना का भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परियोजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मंत्री श्रवण कुमार और नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। कंपनी प्रबंधन ने इसे 25 सालों की सफलता के बाद विकास की दिशा में एक नया मील का पत्थर बताया है। विस्तार परियोजना के शुरू होने से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर जमुई से, जहां सदर प्रखंड के जगन्नाथ मिश्रा +2 उच्च विद्यालय डुंडो में छात्रों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है और इस मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक छात्रों से नगद राशि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप यह है कि छात्रों से परीक्षा शुल्क, मार्कशीट और आईडी के नाम पर अलग अलग राशि ली जा रही थी। हालांकि प्रभारी प्रधानाध्यापक ने आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि छात्रों से जो राशि ली जा रही थी वो 10वीं कक्षा में नामांकन और निर्धारित शुल्क का हिस्सा था। हालांकि इस वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। फीस ले रहे थे सर, दसम का फीस ले रहे थे। तो क्या फीस लेना ये जायज है? क्या है किस सर? लगता है सर, दसम का फीस लगता है। 9 से 10th में जाता है सर, तो दसम का फीस लगता है। अब जैसे 11 से 12 में जाएगा सर तो इंटर में भी लगता है। अच्छा, कोई भी सरकारी स्कूल है उसमें तो नहीं लगता? सब स्कूल में लगता है सर। विद्यालय रहे वो दसम। पटना से बड़ी खबर, नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप, शादी करने और बंधक बनाकर रखने का आरोप। आरोपी की पहचान मोहम्मद शमशाद आलम के रूप में हुई है। परिजनों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बेहोशी की हालत में लड़की अस्पताल में भर्ती। आरोपी वैशाली का रहने वाला है, पटना में किराए पर रहता था। लड़की के चाचा का कहना है कि 3 दिन पहले घर से निकली थी लड़की। गर्दनीबाग थाने में पहले से दर्ज थी गुमशुदगी की शिकायत। कोतवाली थाना पुलिस ने परिजनों के साथ लड़की को अस्पताल पहुंचाया। परिजनों का दावा है कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। पुलिस ने मोहम्मद शमशाद आलम को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ जारी है, साथ ही उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी ली जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि शमशाद आलम 3 दिनों तक लड़की को कहां रखा, ये तमाम सवाल पुलिस पूछ रही है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। त्वरित कार्रवाई करते हुए गर्दनीबाग थाना द्वारा आसपास के थाने को भी सूचित किया गया तथा तकनीकी एवं मानवीय स्रोतों के आधार पर खोजबीन प्रारंभ की गई। इसी क्रम में कोतवाली थाना के सहयोग से नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद किया गया तथा लड़के को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल को संरक्षित किया गया है तथा कांड में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम को भी बुलाया जा रहा है। 3 दिन पहले गर्दनीबाग के रहने वाली एक लड़की नाबालिग है जिसके बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और परिजनों के द्वारा इस मामले को गर्दनीबाग थाने में दर्ज कराया गया। मामला दरअसल ये था कि गर्दनीबाग में रेंट पे रहने वाले मोहम्मद शमशाद आलम के द्वारा उस लड़की को बहला फुसलाकर 3 दिनों तक अपने साथ रखा गया। जब परिजनों को इसकी सूचना मिली तो परिजनों ने लड़की के साथ मोहम्मद शमशाद आलम को पकड़ा और कोतवाली में इस मामले को ले जाया गया। लड़की का मेडिकल भी कराया गया और अब जो स्थिति है मोहम्मद शमशाद आलम से पुलिस पूछताछ कर रही है
कि इस मामले में कहां तक उसकी संलिप्तता है। और इससे पहले शमशाद आलम के आपराधिक जो बैकग्राउंड है उसे भी तलाश रही है। गर्दनीबाग में शमशाद आलम रेंट पे रहा करता था, लेकिन यहाँ के लोग बताने को तैयार नहीं है ऑन कैमरे पर शमशाद आलम के बारे में। लेकिन स्थिति यह है कि पुलिस ने शमशाद आलम को गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी माना जाता है, जो लड़की जो नाबालिग लड़की जो गुमशुदा हुई थी, उसके परिजनों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर शमशाद आलम की क्या मंशा थी। जो नाबालिग लड़की थी उसे लेकर 3 दिनों तक कहां फिरता रहा, क्या किया शमशाद आलम ने, इन तमाम बातों की जानकारी पुलिस के द्वारा ली जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। बड़ी खबर पटना से। फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 2 युवकों के खिलाफ ब्लैकमेल, मारपीट, अश्लील वीडियो बनाने और रुपए की उगाही करने का गंभीर आरोप लगाया है। थाने को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई और महिला का आरोप यह है कि उसके बेटे के विद्यालय के 2 सहपाठी बहला फुसला करके रेलवे ट्रैक के पास ले गए। वहां दोनों ने उसके साथ मारपीट की, जबरन कपड़े उतरवाकर अश्लील वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लग गए। पीड़िता का ये कहना है कि आरोपियों ने मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उसके सामान भी उसे छीन लिए। और इस मामले में फुलवारीशरीफ डीएसपी ने बताया है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जांच चल रही है। 1147/26 कांड दर्ज किया गया है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है जिसमें वो रिकॉर्डिंग किए हैं। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। किशनगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर। एसटीएफ नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई। बस में ले जाई जा रही हेरोइन की बड़ी खेप जब्त किया गया और सूचना पर एसटीएफ नारकोटिक्स की छापेमारी। आपको बताते चलें कि इसमें एक महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 20 पैकेट से 232 ग्राम हेरोइन की बरामदगी हुई है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 47 लाख बताई जा रही है। 4 मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किया है। किशनगंज से वैशाली लाई जा रही थी खेप और असम से बिहार तक नेटवर्क फैले होने की आशंका है। तस्करों के बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक की जांच जारी है। और अब खबर भागलपुर से है, जहां पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। बांका के आदर्श नगर की रहने वाली कैंसर पीड़िता सोनम भारती ने मनोज कुमार वर्मा पर कृषि विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर के 5,60,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने बैंक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन भुगतान और नकद के जरिए पैसे लिए, लेकिन नौकरी नहीं दिलाई। पैसे वापस मांगने पर उसने फोन उठाना बंद कर दिया। पीड़िता ने आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। मैं अपना शिकायत लेके डीआईजी सर के पास आई कि मुझे न्याय मिले और वैसे लोग जो वर्दी पहन करके ठग रहे हैं उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो। सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि बांका से आपका एफआईआर दर्ज लिया जाएगा और उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। पुलिसकर्मी जो है मनोज वर्मा, जो इसाक चक भागलपुर के रहने वाले हैं, इनसे एक मोटी रकम नौकरी दिलाने के नाम पर इनसे ठग लिया है। अकाउंट में पे फोन, गूगल पे और आरटीजीएस के माध्यम से विभिन्न तिथियों को 5,60,000 रुपया इनसे ठग लिया है। और ये जब मांगते हैं तो उनका फोन बंद कर देते हैं और इनको अपशब्द करके गाली गलौज करके इनको भगा देते हैं और इनको अभी तक इनको पैसा नहीं दिए हैं। ये दर दर की ठोकर खा करके भटक रही है। वही भटकने क्रम में आज मेरे पास आई न्याय की गुहार के लिए, तो मैंने आवेदन देखा। उसी आवेदन के आलोक में आज मेरे पास ये बच्ची आई हुई। यहाँ पर गुजरात के साणंद स्थित सीजी सेमिकॉन ओसेट प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप की पहली खेप वैश्विक बाजार के लिए रवाना की गई। पीएम मोदी ने उद्घाटन के दौरान चिप बनाने वाली टीम के 15 सदस्यों से संवाद भी किया। और देखिए, टीम में जमशेदपुर के बागबेड़ा की बेटी तनिषा गौतम भी शामिल थी। पीएम मोदी ने तनिषा गौतम से पूछा कि वो कहाँ की रहने वाली है, क्या पढ़ाई की है और यहाँ पर काम करना पसंद है या नहीं। तनिषा ने कहा कि वो जमशेदपुर की रहने वाली है। तनिषा गौतम ने पीएम से बात करते हुए बताया कि पीएम मोदी को सामने से देखना और बात करना एक अनोखा अनुभव रहा है। मैं आज जिन बेटियों से मिला, झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, कोई केरल से, कोई छत्तीसगढ़ से और जय जोहर से ही हमारी बात शुरू हुई, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूं तो मुझे पता है
उन बेटियों ने जिस तेजी से चीजों को सीखा है और जिस तरीके से वो चीजों को वहां कंडक्ट कर रही थी, गर्व होता है मेरे देश की युवा शक्ति पर। और यूपी में दम दिखाएंगे चिराग पासवान। जी हां, चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। यूपी में चुनाव लड़ने की सोच है, सीटों का फैसला राज्य इकाई लेगी। गठबंधन के स्वरूप पर बोले चिराग, पार्टी की राज्य इकाई फैसला लेगी, अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। तो देखिए, यूपी में चुनाव होने वाला है और ऐसे में चिराग पासवान भी इस तैयारी में है। यूपी में चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, सीटों का फैसला राज्य इकाई लेगी। गठबंधन के स्वरूप पर चिराग पासवान का कहना है कि पार्टी की राज्य इकाई ही फैसला लेगी। मैं इस बात को ईमानदारी से कबूल करूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की सोच रखती है। गठबंधन क्या होगा, गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा, कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम फैसले राज्य इकाई को लेने हैं। राज्य इकाई इसके ऊपर मंथन करके जो भी प्रस्ताव केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भेजने का कार्य करेगी। अंतिम मोहर केंद्रीय संसदीय बोर्ड के द्वारा ही लगाई जाए। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, प्रशांत किशोर लड़ेंगे चुनाव। अभी तक अटकलें ही लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब खबर मिल रही है कि बांकीपुर विधानसभा ये उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, आपको बताते चलें ये सीट नितिन नवीन के इस्तीफा देने से खाली हुई है। उसके बाद ये चर्चा तेज थी कि प्रशांत किशोर इस सीट से दम भर सकते हैं और अब देखिए खबर मिल रही है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि देखिए, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को समर्थन दे सकते हैं, तो इस सीट पर काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर ये चुनाव लड़ेंगे बांकीपुर से। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, प्रशांत किशोर की चुनाव लड़ने की खबर है। कुछ दिन पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती उन्होंने इस बात की घोषणा की कि जनसुराज की तरफ से बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है, वहां से प्रशांत किशोर जनसुराज की तरफ से उम्मीदवार होंगे। और जाहिर तौर पे एक बड़ा बयान था और जिस वक्त ये घोषणा की गई तो प्रशांत किशोर वहाँ पे मौजूद है। प्रशांत किशोर ने भी जब टिकट इन्हें दिया गया तो उन्होंने इसके लिए पार्टी को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से लगातार वो जनसुराज को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। विधानसभा चुनाव में भले ही पार्टी को झटका लगे, लेकिन उपचुनाव में जो उन्हें मौका मिला उनकी पूरी कोशिश होगी कि जनसुराज को सफलता मिले और अगर सफलता मिलती है तो पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा और पार्टी हमारी काफी आगे बढ़ेगी। और साथ ही उन्होंने बिहार सरकार पर भी कई तरह के हमले बोले आरोप लगाए, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद ये बांकीपुर का जो उपचुनाव है वो दिलचस्प हो गया है। जाहिर तौर पे नितिन नवीन जो बीजेपी के विधायक यहाँ से चुनकर आते थे और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार यहाँ से जीते हैं और बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीट में से एक बांकीपुर सीट माना जाता है। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर जब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया तो ये मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, चूंकि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार भी माने जाते हैं और चुनाव लड़ने का कई पार्टियों को उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो जाहिर तौर पे अब उनके साथ भी दाव पर होगा, चूंकि पहली बार वो चुनाव के मैदान में है। और अगर आनंद, रोकना चाहेंगे आपको, इस वक्त कुंतल कृष्णन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंतल जी, अब देखिए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रशांत किशोर लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या लगता है ये जो उपचुनाव है यहाँ पर दिलचस्प होने वाला है? ये कुछ नहीं, ये तो प्रशांत भी इस बार अपनी असलियत समझ जाएंगे। अभी प्रशांत की पार्टी चुनाव लड़ी थी ना, कितने जगह उनकी जमानत बची, पहले तो वो ये खुद देख लें। तो यहाँ पे भी अब वैसे तो जनता मालिक होती है, पर यहाँ कोई लड़े, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से, और सामने जो भी लड़ेगा उसकी जमानत जब्त होगी। अब यहाँ तो कांग्रेस भी इनको समर्थन देने की बात कर रही है। सारी कायनात एक हो जाए, ये तो हम बार बार कहते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए ये सारे एक हो गए हैं। पुरानी कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक हो जाए, जमानत नहीं बचेगी।
तो जो मुख्य चुनाव था उसमें तो ये नहीं लड़े प्रशांत किशोर, लेकिन अगर अब ये लड़ने की सोच रहे हैं तो क्या पता कुछ रणनीति हो। रणनीतिकार तो रहे ही हैं प्रशांत किशोर। चलिए, उनकी गलतफहमी भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, इंसान गलतफहमी में ही गलतियां करता है। तो प्रशांत जी से मैं सिर्फ एक बात उन्हें पूछना चाहता हूँ और याद दिला देना चाहता हूँ। अभी अभी आम चुनाव गुजरे हैं, पार्टी कितने जगह चुनाव लड़ी और कितने जगह जमानत जब्त हुई, एक बार जरा उसे याद कर ले। वैसे स्वागत है, लड़ना चाहे तो बहुत बेहतर बात है, जनता मालिक होती है, पर उसी देवतुल्य जनता पे हमें विश्वास है, सामने जो भी लड़ेगा। ठीक है कुंतल जी, बहुत शुक्रिया आपने राय रखने के लिए। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, ये बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है बांकीपुर उपचुनाव, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस भी ये कह रही है कि वो समर्थन देगी प्रशांत किशोर को। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर महागठबंधन में ये दो रूप दिख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि समर्थन देंगे, लेकिन आरजेडी की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर इसके पहले भी विधानसभा चुनाव में बांकीपुर से आरजेडी के उम्मीदवार उतरते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि मुकाबला दिलचस्प हो गया। इस चुनाव में ग्लैमर भी आएगा। अमूमन उपचुनाव बोरिंग होता है हम लोग, लेकिन चूंकि इस चुनाव में प्रशांत किशोर, बिल्कुल आनंद, अब देखना होगा ये चुनाव कितना दिलचस्प रहता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ